हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को चैप्टर वाइज सेमेस्टर के लिए भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। और रिसेंटली हम लोग का 3 सैम्पल पेपर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आज सैम्पल पेपर 4 है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक देख लिया था, वो विल स्टार्ट विथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसा ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के लिए सैम्पल पेपर लेके मैं आप लोगों के सामने आ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट मेजर्ड बाय पीटी एंड एपीटीटी टेस्ट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये आंसर पता है। पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके। एंड एपीटीटी, एपीटीटी का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये चीज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये दो चीजें जो है, दिस टेस्ट आर कम्स अंडर योर कोआगुलेशन स्टडीज, ओके। सो दिस टेस्ट कम्स अंडर योर कोआगुलेशन टेस्ट और कोआगुलेशन स्टडीज, ठीक। तो एपीटी एंड एपीटीटी टेस्ट आप लोग कौन से वाइल में करते हो, पहले ये जान लेते हैं। यू टेक दिस ब्लू वाइल, ब्लू वैक्यूटेनर, ब्लू कलर टॉप ट्यूब, बिकॉज इसमें कौन सा एंटीकोएगुलेंट होता है, दैट इज योर सोडियम साइट्रेट, ओके। तो सोडियम साइट्रेट जो होता है एंटीकोएगुलेंट, ब्लू वाइल में आप लोग यूज करते हो पीटी एंड एपीटीटी टेस्ट में। क्वेश्चन पूछा गया है, पीटी एंड एपीटीटी टेस्ट तो कोआगुलेशन स्टडीज का है, और ये चार आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक। ये चार आप लोगों के क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है। तो कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर जो है जो ये दोनों टेस्ट में मेजर नहीं किया जा सकता, ओके। क्वेश्चन सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो ये कोआगुलेशन स्टडीज के अंदर में हम लोग इसे मेजर नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अभी आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। फैक्टर नंबर 8, इसका नाम क्या है? फैक्टर नंबर 8 का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ओके। इसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट में दिया गया है फैक्टर नंबर 9। तो फैक्टर नंबर 9 का नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, और यू कैन से आल्सो दिस एज क्रिसमस फैक्टर। You can also say this as Christmas factor, okay. And next thing is factor 5। factor 5 जो है, that is a labile factor। फैक्टर 5 का नाम है लबाइल फैक्टर, और यू कैन ऑल्सो से दिस एज प्रो एक्सेलरेट, ओके। यू कैन ऑल्सो से दिस एज प्रो एक्सेलरेट। नेक्स्ट इज क्लॉटिंग फैक्टर 13, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ओके। तो चार फैक्टर के नाम आप लोगों को मिल गए हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नोज दैट वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आउट देयर, राइट। सो चार क्लॉटिंग फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है, दैट इज नॉट मेजर्ड बाय योर पीटी एंड एपीटीटी टेस्ट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैक्टर नंबर 13। फैक्टर नंबर 13 एज वेल एज फैक्टर नंबर 7, ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर जो है, दैट इज नॉट मेजर्ड बाय योर पीटी एंड एपीटीटी टेस्ट, ओके। इज एवरीथिंग क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कोआगुलेशन स्टडीज में कौन सा फैक्टर को आप लोग मेजर नहीं करोगे, बस यही सवाल है, और कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने जो है, दैट इज और द सिक्रेटोरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज,
Immunoglobulin can also be otherwise called as your antibodies. Y-shaped antibodies, you must have heard. Y-shaped antibody जो होते हैं, they are released against your antigens, isn't it? When antigens are there, antibodies are produced against that particular antigens. So we have a variety. We can say that 5 types of immunoglobulins are there in our body. Okay. So in this 5 types of immunoglobulins, we have our IgG, IgA, IgM, IgE, and another one is your IgD, which is not given in the option. Okay. So we can skip this IgD. So from this 4 type of immunoglobulins that we have in the options, immunoglobulin gamma that is present in the 70% case in our human body. Next is your IgA, immunoglobulin alpha. Third one is your IgM, immunoglobulin mu, IgD, immunoglobulin epsilon. We have 4 immunoglobulins out there. So what do you think? What will be the correct answer of this question? कौन सा secretory immunoglobulin होता है? यानी that is present in your secretions, I can say that, isn't it? मतलब जो immunoglobulin आपके body में secretions में present है, I can say this as this is your secretory immunoglobulin. Okay, isn't it? तो बात ये है कि सिक्रेटोरी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है, अच्छा चलो एक एक करके सारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को देख लेते हैं. तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा जो है दैट इज प्रेजेंट इन 70% इन आवर बॉडी. दिस इज द प्लेसेंटल immunoglobulin. What do you mean by that? This is the one and only immunoglobulin that is transferred from the mother to the fetus through placenta. यानी माँ से fetus के पास यही immunoglobulin जो होता है that is transferred. Okay? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इम्यूनिटी है. आईजीजी आप लोगों ने पढ़ाई किया है. इम्यूनिटी जो पढ़ाई किया है आप लोग, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो ये कौन सा इम्यूनिटी के अंदर में आता है मुझे बताइए तो कमेंट सेक्शन में. आईजीजी जो है, ओके, दिस इज द प्लेसेंटल इम्यूनिटी. आईजीएम जो होता है उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये दिस कम्स अंडर योर रिसेंट इन्फेक्शन. कोई भी रिसेंट इन्फेक्शन होता है, कोई भी रिसेंट इन्फेक्शन, टाइफॉइड हो, डेंगू हो, मतलब कोई भी रिसेंट इन्फेक्शन होता है, तुरंत आईजीएम आके खड़ा हो जाता है. ठीक है, मतलब वी कैन से दिस एज दिस इज द मोस्ट हेल्पिंग हैंड ऑफ आवर इम्यूनोग्लोब्यूलिन. सो पहले आईजीएम चलाएगा, ठीक है, रिसेंट कोई भी इन्फेक्शन होगा आईजीएम चलाएगा, और उसके बाद आईजीजी जो है वो लेट थोड़ा आएगा लेकिन पूरा एंड तक रहेगा आईजीजी. ठीक है, उसका मतलब सब लोगों का जैसे स्पेशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाइकवाइज. नेक्स्ट इज आईजीई जो है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन that become active in case of your allergies, inflammation, swelling, जिसकी आप लोग बोल सकते हो asthma हो गया. So in these conditions what happens, IgE जो है this will increase, this will be secreted. But IgA जो है ना, that is the secretory immunoglobulin. Everyone knows that. Secretory immunoglobulin, we call this as IgA or immunoglobulin alpha that is present in all the secretions. जैसे कि आप लोग पूछोगे सिक्रेशन में है तो कौन से सिक्रेशन में ऐसे ये प्रेजेंट होता है, चलिए देखते हैं कौन से सिक्रेशन में ये प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रेजेंट इन योर टीयर्स. ओके, दैट इज प्रेजेंट इन योर सलाइवा, दैट इज प्रेजेंट इन योर स्वेट, that is present in your colostrum, first milk from the mother. This is also present in the secretions from the GI tract, genitourinary tract, prostate, respiratory epithelium. इसके secretions में भी IgA जो होता है that is present. IgA जो होता है that is present. So can we say that कहीं ना कहीं ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, हमारा जो म्यूकसल टिश्यूज हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा जो है दिस serves as the first line of defense against mucosal pathogen. मैंने क्या बता दिया? I am saying that
This IgA is the first line of defense against mucosal pathogens. Okay, everyone getting my point? चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो नेक्स्ट सवाल जो पूछा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्लड पैरासाइट? इसमें से कौन सा ब्लड पैरासाइट नहीं है? पैरासाइट्स, everyone knows that the definition of parasite क्या होता है? It depends upon the another individual or you can say this as host for its food and nutrition. तो ब्लड पैरासाइट जो होते हैं दैट लिव इन योर ब्लड या फिर उनका कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन से ब्लड से रिलेटेड होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज योर ब्लड पैरासाइट्स। सो ऑप्शन में दिया गया है ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बैलेंटिडियम एंड लिस्मानिया। ठीक, चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पूछा है कौन सा ब्लड पैरासाइट नहीं है। ठीक, ट्राइपैनोसोमा जो है, ट्राइपैनोसोमा व्हाटएवर आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ये इसको आप लोग अफ्रीकन ट्राइपैनोसोम्स भी बोलते हो। ठीक है, ये एक ब्लड पैरासाइट है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है इन योर बॉडी। ये क्या कॉज करता है आपके बॉडी में? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है प्लाज्मोडियम, बताने की जरूरत है नहीं, 4 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, एवरीवन नोज दैट। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? दिस कॉजेस योर मलेरिया, दिस कॉजेस योर मलेरिया डिसीज। ठीक, एंड यहीं पे जो दिया गया है लिस्मानिया, लिस्मानिया जो है दिस इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोआ, इसको भी आप लोग ब्लड पैरासाइट बोल सकते हो। ये लिस्मानिया जो है ये इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज के थ्रू आता है। ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज के थ्रू आता है, इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज के थ्रू आता है। और ये लिस्मानिया क्या कॉज करता है? लिस्मानियासिस। दिस कॉजेस व्हाट? दिस कॉजेस योर लिस्मानियासिस। ठीक, दिस कॉजेस योर लिस्मानियासिस। दिस लिस्मानियासिस जितने होते हैं जैसे कि क्यूटानियस लिस्मानियासिस, विसरल लिस्मानियासिस, एज वेल एज आप लोगों का और म्यूको क्यूटानियस लिस्मानियासिस, सो दीज आर टाइप्स ऑफ लिस्मानियासिस। ओके, एंड यहीं पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बेलेंटीडियम। तो बेलेंटीडियम जो है ये आपका इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंटेनिंग सिस्ट ऑफ बी कोलाई से ट्रांसमिट होता है। मैंने क्या बताया यहीं पे? सो इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू इंजेक्शन ऑफ contaminated food and water, ingestion of contaminated food and water। मतलब ऐसा ही कोई भी जो फूड एंड वाटर है कंटामिनेटेड हो सिस्ट ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई से। ठीक है, सिस्ट ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई से अगर ये इन्फेक्टेड हो देन यू मे गेट दिस बी कोलाई और द बैलेंटिडियम कोलाई का इन्फेक्शन आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द ब्लड पैरासाइट। बिकॉज इसका ट्रोफोजोइड जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कॉलोनाइज होता है, वहीं पर रेप्लिकेट होता है बाय बाइनरी फिशन। इट कैन आल्सो कॉज योर अल्सरेटिव पैथोलॉजी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है देख लो। यूरिक एसिड इज एस्टिमेशन, यूरिक एसिड एस्टिमेशन इज डन बाय, ठीक है, कौन से मेथड से यूरिक एसिड को आप लोग एस्टिमेट करते हो? सो दिस कम्स अंडर योर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। सो दिस कम्स अंडर योर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। यूरिक एसिड को एस्टिमेट कौन से मेथड से करते हो? पहले तो ये जानना है पीटीए क्या होता है ना? पीटीए क्या होता है? अगर आप लोग नहीं जानते हो, पीटीए मीन्स प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। डाम का मतलब क्या होता है? डाम जो है डाई एसिटाइल मोनोजाइम मेथड, डाई एसिटाइल मोनोजाइम मेथड, डाई एसिटाइल मोनोजाइम मेथड। और बी में डायरेक्ट दिया गया है कैरावे मेथड एंड डी में दिया गया है वेंडन। वेंडन यानी आप लोग सोच सकते हो वेंडनबर्ग रिएक्शन जो होता है आप लोग किसके लिए करते हो? फॉर बिलीरुबिन एस्टिमेशन। इसको एक डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। सो बिलीरुबिन एस्टिमेशन। डैम क्यों करते हो आप लोग? यूरिया के लिए। और ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जो होता है दिस इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है एसेंशियल फॉर ब्लड कोआगुलेशन, एसेंशियल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। वर्क रिएक्शन में आप लोग बिलिरुबिन टेस्ट करते हो, डैम से आप लोग यूरिया एस्टिमेशन करते हो, पीटीए जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है ब्लड कोआगुलेशन, ये एक डिस्क्रीट कंपोनेंट है ब्लड कोआगुलेशन का। ठीक, एंड बी में जो दिया गया है कैरावे मेथड। चार मेथड का नाम या फिर कौन सा टेस्ट है, कौन सा चीज है, पहले आप लोगों को ये एनालाइज करना है। ठीक है, आप लोग अगर सपोज इफ यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, आप लोगों को चार ऑप्शंस दिए गए हैं और यहीं पे आप लोगों को दोनों का फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए सारे फुल फॉर्म्स जो भी सैम्पल पेपर में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारे वर्ड्स जो हैं, जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जितने भी सारे वर्ड्स हैं जिसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता है उसको नोट करो। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यूरिक एसिड एस्टिमेशन आप लोग कौन से मेथड से करोगे? एंड आई नो आप लोगों को पता चल गया होगा। सो द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर कैरावे मेथड। कैरावे मेथड से आप लोग क्या करते हो? यूरिक एसिड को एस्टिमेट करते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आपको क्या दिया गया है? योसिनोफिलिया इज सीन इन। योसिनोफिलिया दैट इज अकाउंट ऑफ योर, ये एक पैथोलॉजी टेस्ट है, डीसी स्मीयर में आप लोग देख सकते हो, नहीं तो सीबीसी में भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, योसिनोफिलिया दैट इज इंक्रीज इन योर योसिनोफिल्स, isn't it? Eosinophils, that is a type of your WBC, white blood corpuscles, or you can also otherwise called as leukocytes. This is otherwise called as leukocytes. Okay, so WBC is of two types. Everyone knows that that is your granulocytes and granulocytes and agranulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर में आप लोगों का जैसे कि आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स एज वेल एज बेसोफिल्स, बट एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर में आता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एवरीवन नोज दैट। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ये जो इयोसिनोफिल अगर आपके बॉडी के अंदर में बढ़ जाए दैट कम्स अंडर योर इयोसिनोफिलिया डिसीज। ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट में अगर आप लोग देखोगे इयोसिनोफिलिया लिख देगा डायरेक्टली 6 पार्ट में। तो बात ये है कि इयोसिनोफिलिया होता कब है? एलर्जी में सीएमएल, सीएमएल का मतलब होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। हेलमिंथ, हेलमिंथ को जानते हो, हेलमिंथिक डिसीज कॉज करता है एंड ऑल। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है दैट इज ए स्लो प्रोग्रेसिंग ब्लड सेल कैंसर जो कि बोन मैरो से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल कैंसर
जो कि आपका बोन मैरो में ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ईओसिनोफिल्स ये तीन चीजें में बढ़ जाते हैं या फिर सिर्फ एलर्जी कंडीशन में इंक्रीज होते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। नहीं तो मैं बताती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑल हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑप्शन में दिया है, लेकिन नहीं। ब्लड सेल कैंसर में यूसिनोफिलिया नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जनरली पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में यूसिनोफिलिया दिखाई देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जी कंडीशन, दूसरा है पैरासिटिक इन्फेक्शन। So option number A is the correct answer of this question. That is the allergy. ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने क्या दिया गया है। Chemical that is used in Sahli's method for hemoglobin estimation. hemoglobin estimation आप लोग करते हो Sahli's पहला, दूसरा है cyanomethemoglobin hemoglobin method that is used in your colorimeter. कॉलोरीमीटर में आप लोग क्या करते हो, फोटो कॉलोरीमीटर यू आर यूजिंग, जहाँ पे आप लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हो इन योर सियानोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड से। लेकिन वहीं पे ड्राफ्किन सोल्यूशन यूज होता है। व्हाट इज यूज्ड इन दिस कॉलोरीमीटर? दैट इज योर ड्राफ्किन सोल्यूशन, दैट इज योर ड्राफ्किन सोल्यूशन। बट इफ यू विल सी साहलीस मेथड, साहलीस मेथड जब हम लोग बात करते हैं, यहीं पे क्या लेते हैं, कुछ एसिड तो लेते हैं। तो एसिड तो आप लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाओगे, अगर एसिड है, लेकिन चार ऑप्शन में एसिड ही दिया गया है आपको लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। n/10 देखो ये भी कॉमन है, ठीक है। n/10 भी आप लोगों को कॉमनली दे दिया इधर। तो क्या आंसर हो जाएगा? एसेटिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, बेंजोइक। एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, n/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। n/10, n for normality, okay. So n/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है that is used in the Sahalis method for hemoglobin estimation, okay। हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का पूछा है फर्दर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। दैट इज अ फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, चेंज नहीं होने वाला है। जो भी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही सही आंसर है। और मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन अपियर करने के लिए जाते हो, वहीं पे आप लोगों को कुछ फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ मतलब ईयर को थोड़ा सा भूल जाएंगे, फर्दर को भूल जाएंगे, साइंटिस्ट के नाम भूल जाएंगे, नहीं है ऐसा। एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आता है। चाहे आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन अपियर क्यों ना करो, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आपको मिलता है ऐसे फैक्ट ओरिएंटेड। या फिर कौन सा ईयर में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, या फिर आप लोगों का ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट ओरिएंटेड चीजें, उससे भी पूछ लेता है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस नेम ऑफ द साइंटिस्ट एज वेल एज द ईयर, ओके। सो फर्दर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, लुइस नहीं है, रॉबर्ट नहीं है, एंटनी वो भी नहीं है। व्हाट विल बी योर आंसर? दैट इज योर जोसेफ लिस्टर, that is a Joseph Lister. Option number D is the correct answer of this question, Joseph Lister, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट भी देखो आप लोगों को एक फिर से साइंटिस्ट का नाम पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों को फिर से साइंटिस्ट का नाम पूछे गए हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक। फादर ऑफ वायरोलॉजी इवानस्की, रॉबर्ट, एंटोनी, जोसेफ। चार ऑप्शंस आप लोगों को सामने दिए गए हैं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें से? फादर ऑफ वायरोलॉजी इवानस्की, रॉबर्ट, एंटोनी, जोसेफ।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी जो है, स्टडी अबाउट वायरस। इसके फादर हैं इवानोव्स्की। इसके फादर कौन है? इवानोव्स्की है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40। प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल्स, कैप्सिड, कैप्सूल्स, आउटर मोस्ट लेयर। देखो यहीं पे आप लोगों को क्या पूछा गया है, प्लाज्मिड जो है वो क्या है। देखो कैप्सूल्स आप लोग जानते हो, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया व्हिच कवर्स होल टोटल द cell, and it helps to inhibit the phagocytosis, ताकि कोई भी एंटीबैक्टीरियल चीजें आप लोग ले रहे हो या फिर कोई भी अदर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को एनगल्फ नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, इसीलिए दे हैव ए प्रॉपर कोटिंग ओवर देम दैट इज कॉल्ड एज अ कैप्सूल्स। दे आर नॉट योर प्लाज्मिड्स, तो कैप्सूल तो होगा ही नहीं। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मिड्स नहीं होते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं ये, सो दिस विल नॉट बी योर आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल एंड सेकंड वन इज योर कैप्सिड। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कैप्सिड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कैप्सिड? कैप्सिड किसके पास होता है? कैप्सिड ये एक प्रोटीन सेल ऑफ ए वायरस, ये जेनेटिक मटेरियल को कवर करने वाला कैप्सिड है। इट कवर्स योर जेनेटिक मटेरियल, सो इसीलिए ये भी प्लाज्मिड नहीं होगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर विल बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल। एक पिक्चराइजेशन करके देखें इसे, चलो देखो। मुझे पता है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन आज के बाद प्लाज्मिड वर्ड आप लोग नहीं भूल पाओगे अगर एक बार इसे देख लिया तो। ठीक है, so basically this is your bacterial DNA, and these are your plasmids. तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का पार्टिकल है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है ये डीएनए का ही पार्टिकल है जो कि फिजिकली सेपरेट हो गया है फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो है ये क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट हुआ है एंड कैन ऑल्सो रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। यस, प्लाज्मिड्स, they are your small extra chromosomal DNA molecule within a cell that is physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently। ठीक है, समझ रहे प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली दे कैन ग्रो। क्या आप लोग अभी तक इंडिपेंडेंट हुए हो? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। और 41 आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया है, बट देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन इज, ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है? तो transferred from plasmid, transferred naked DNA, R factor, L factor।
तो ट्रांसडक्शन जो होता है बेसिकली दिस इज द प्रोसेस विच मीन्स फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोई सेल के अंदर में या फिर कोई वायरस के अंदर में, ठीक है। सो ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फॉरेन डीएनए जो है सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ए वायरस। मतलब फॉरेन डीएनए को लाया जाएगा एंड उसको एक सेल के अंदर में, सपोज दिस इज द फॉरेन वायरस, उसको लाके सेल में इंट्रोड्यूस करना है लेकिन बाय ए वायरस। प्रॉपर चैनल क्या है? वायरस है, ठीक है। तो ये है ट्रांसडक्शन। सो वी कैन से दैट ट्रांसफर नेकेड डीएनए, ठीक। ट्रांसफर नेकेड डीएनए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों को पूछा है स्लिम डिसीज लड़कियों को होना चाहिए क्या? वही सेम डिसीज जो है ये, यही स्लिम डिसीज है क्या? आप लोग जो स्लिम होना चाहते हो क्या वो एक डिसीज है? कहीं ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, लेप्रोसी, एड्स, दो माइकोबैक्टीरियाज हैं और एक ऑन्कोजेनिक, और फोर्थ वन इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को होता है एड्स। तो स्लिम डिसीज ऐसा भी लिखा हुआ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। दिस बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज एन आंसर आप लोगों को क्या लगता है? एक बार सोच लो, एक मिनट के लिए सोच लो। स्लिम डिसीज इज become recognized as an AIDS defining illness in East African patients in 1985। तो स्लिम डिसीज आप लोग किससे बोलोगे? ईस्ट अफ्रीकन पेशेंट्स में इन 1985, ईस्ट अफ्रीकन पेशेंट्स में इन 1985 स्लिम डिसीज बिकेम रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज हुआ एड्स, ठीक है। ये आज के बाद नहीं भूलना है। एड्स जो है इसको स्लिम डिसीज, क्योंकि आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। रिलेट कैसे करोगे? मतलब देखो, एड्स अगर हुआ, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हुआ, बाकी सारे डिसीजेस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बिकम स्लिम, ठीक है। आपके सारे इम्यूनिटी जो है लूज होने लगेंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगे। सो क्या हो जाएगा? यू कैन से दिस एज स्लिम डिसीज, ठीक है। ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको पूछा है एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ लिस्मानिया इज सीन इन। एमास्टिगोट फॉर्म, प्रोमास्टिगोट फॉर्म, ठीक है। ये एक है एमास्टिगोट फॉर्म, दूसरा जो है प्रोमास्टिगोट फॉर्म, ठीक। तो एमास्टिगोट का मतलब होता है आफ्लैजेलर फॉर्म। एमास्टिगोट का मतलब होता है आफ्लैजेलर। आफ्लैजेलर का क्या मतलब है? जिसके पास फ्लाजेला नहीं है, आफ्लाजेलर। ये ऐसा क्योंकि लिस्मानिया के पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो एमेस्टिगोट फॉर्म, दूसरा है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट मतलब ए यहीं पे है, आप लोग याद रख सकते हो आफ्लेजल, आफ्लाजेलर। प्रोमेस्टिगोट यानी प्रो है, जैसे कि आजकल प्रो, ठीक है। तो वैसे प्रो जो है दे विल बी योर फ्लाजल, क्योंकि उसके पास फ्लाजला है, दे कैन मूव। सो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। सो क्वेश्चन है एमास्टिगोट फॉर्म ऑफ लिस्मानिया इज सीन इन एफ्लैजेलर कंडीशन कहाँ पे मिलता है लिस्मानिया का? सो व्हाट विल बी योर आंसर? दैट इज योर मेन, ह्यूमन बीइंग में मिलता है। और प्रोमास्टिगोट फॉर्म जो है दैट ये मिलता है इंसेक्ट वेक्टर में, ये मिलता है इंसेक्ट वेक्टर में, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के ये क्या आ गया है क्वेश्चन नंबर 44 में। एल्डिहाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइलेरिया, लिस्मानिया, मलेरिया, जियार्डिया। तो एल्डिहाइड एक जो है आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, है ना? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए एल्डिहाइड कीटोन बोथ आर रिक्वायर्ड। तो एल्डिहाइड टेस्ट जो है वहीं पे कोई भी अगर सुन लेगा उसको वही लगेगा कि एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, तो ये पैरासाइट के अंदर में कहाँ से आ गया, है ना? ये हो रहा होगा। लेकिन एल्डिहाइड टेस्ट जो है, याद रख लो आज के बाद,
लिस्मानिया के लिए एल्डिहाइड टेस्ट होता है। लिस्मानिया जो है मतलब फाइलेरिया नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, जियार्डिया नहीं होगा, इसके लिए नहीं। एल्डिहाइड टेस्ट आप लोग जियार्डिया के लिए, सॉरी, लिस्मानिया के लिए करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड टेस्ट किसके लिए होता है? लिस्मानिया के लिए होता है। चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच वायरस इज डीएनए वायरस? क्योंकि वायरस के पास डीएनए हो सकता है एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी हो सकता है। तो डीएनए कौन से वायरस का है? हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, रेबीज वायरस और रोटा वायरस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। इट इंस्पायर्स मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, इंस्टाग्राम का आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो, एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फाउंडेशन बैच अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा आप लोगों को। माइक्रो लैब बैच में आप लोगों को जितने भी सारे डिफरेंट स्टेट बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच वायरस इज डीएनए वायरस? रैबीज नहीं, हेपेटाइटिस का बी एंड सी होता है। सी आरएनए होता है, बी जो है डीएनए होता है। सो ऐसे ही आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी जो है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डेंजरस वन, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, डीएनए वायरस होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।